हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 11 दिसंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी रेगुलर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट जो भी जीके के पॉइंट बनते हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन सभी को भी यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे हम वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो मानवाधिकार दिवस है, ह्यूमन राइट्स डे है, वो कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है 8 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी है 6 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी है 10 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी है 4 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। आप यहाँ आर्टिकल भी देख सकते हैं और डिटेल में अगर हम बात करें तो मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह जो दिन है वह 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुमोदन की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 1948 में 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार जो दिवस है इसके मनाए जाने की घोषणा हुई थी। तो मानवाधिकार दिवस की जो शुरुआत है वो 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। इस वर्ष की जो थीम है वह है हमारे अधिकार हमारा भविष्य। इंपॉर्टेंट थीम है, छोटी थीम है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना इसकी रहेगी। उद्देश्य के बारे में अगर बात की जाए तो इस दिवस के मनाने का जो उद्देश्य है वह मानवाधिकारों की रक्षा करने के महत्व को दुनिया भर में जागरूक करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो हाल ही में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो चेंज हुए हैं। इस बार जो गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर बी है उर्जित पटेल, ऑप्शन नंबर सी है संजय मल्होत्रा और ऑप्शन नंबर डी है रघुराम राजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी संजय मल्होत्रा अब आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त किए जाएंगे। जो इससे पहले जो थे वो शक्तिकांत दास थे और इनके स्थान पर ही संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर। और अगर हम बात करें तो हाल ही में संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। जो संजय मल्होत्रा है वो शक्तिकांत दास की जगह लेंगे, जिनका जो कार्यकाल है वो 10 दिसंबर को खत्म हो रहा है। यानी कि शक्तिकांत दास जी का जो कार्यकाल है वो 10 दिसंबर को खत्म हो जाएगा और उसके बाद 11 दिसंबर से संजय मल्होत्रा का जो कार्यकाल है वो शुरू हो जाएगा। जो संजय मल्होत्रा है उन्होंने बजट 2024 जो बजट तैयार किया गया था 2024 का, उसको तैयार करने में भी इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ जो संजय मल्होत्रा हैं ये राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा बीमा सखी योजना को जो है उसको लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी है अमित शाह, सी है ओम बिरला और डी है ऑप्शन नंबर नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बीमा सखी योजना लॉन्च की गई। आगे अगर हम बात करें तो बीमा सखी योजना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत में इसे लॉन्च किया। हरियाणा के पानीपत से इसे लॉन्च किया गया है। कब? 9 दिसंबर 2024 को इसे लॉन्च किया गया। और यह जो योजना है वो खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो भी महिलाएं हैं उनको ध्यान में रख कर के जो योजना है वो बनाई गई है। इसके अंतर्गत उन्हें जो आर्थिक रूप से जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को दूर किया जा सके और आर्थिक रूप से उनको सशक्त किया जा सके। यह जो योजना है वो 3 सालों तक महिलाओं को मासिक स्टाइपेंड और कमीशन आधारित इंसेंटिव प्रदान करेगी और पहले साल 7,000 रुपये का प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट ईयर जो होगा तो ये 6,000 प्रति माह का जो स्टाइपेंड है वो प्रदान किया जाएगा। तो ये जो योजना है बीमा सखी योजना, ये खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए है
और ये कहाँ से लॉन्च हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, तो ये हरियाणा के पानीपत में इस योजना को लॉन्च किया गया है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। यानी कि राइजिंग राजस्थान का जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है ये 2024 का, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है उज्जैन और डी ऑप्शन है उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ, तो JECC सीतापुरा जयपुर, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया और कब, 9 दिसंबर 2024 को। तो बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। कब, 9 दिसंबर 2024 को। और ये जो समिट है ये 3 दिनों तक चलेगा और इसमें 32 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जबकि अंतिम दिन जो होगा वो MSME कॉन्क्लेव की मेजबानी की जाएगी। यानी कि दूसरा दिन जो होगा कॉन्क्लेव का, इस कार्यक्रम का, उसमें राजस्थानी कॉन्क्लेव रहेगा और अंतिम दिन जो MSME यानी कि सूक्ष्म लघु एवं उद्योग जो होता है उसके बारे में कॉन्क्लेव की मेजबानी की जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का शुभारंभ किया, तो ऑप्शन नंबर ए है गोपाल राय, ऑप्शन नंबर बी है इमरान हुसैन, ऑप्शन नंबर सी है जितिन प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी है अरविंद केजरीवाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जितिन प्रसाद केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, इन्होंने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का शुभारंभ किया। आगे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का शुभारंभ किया। कब, तो 9 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। ये जो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का जो आयोजन है ये 9 से 10 दिसंबर 2024 को भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और जो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है इसकी जो थीम रखी गई वो थीम है इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया, ये इसकी थीम है। इंपॉर्टेंट है ये भी, खासकर ये थीम ही पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया इसकी ये थीम रखी गई है। आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता, तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश और डी है इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश ने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता हुआ है। भारत को हरा करके इसने ये जो कप है अंडर 19 एशिया कप वो जीता है। बात करें अगर इसके बारे में तो बांग्लादेश ने लगातार दूसरी बार मेंस अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता। टीम ने, यानी कि बांग्लादेश की जो टीम है उसने 8 दिसंबर को दुबई में खेले गए फाइनल में भारत को 59 रन से हराया। यानी कि हराया किसको, भारत को 59 रनों से हराया। उसका जो आयोजन हुआ फाइनल वाला वो 8 दिसंबर को दुबई में इसका आयोजन किया गया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए, यानी कि पहले जो बल्लेबाजी हो बांग्लादेश ने की, कुल 198 रन बनाए, जबकि जवाब टीम में इंडिया ने 139 रन ही बना पाई और 59 रन से ये हार गई, फाइनल नहीं जीत पाई। और फाइनल जीता किसने, बांग्लादेश ने फाइनल जीत लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 63वां ESAM सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी कि जो 63वां ESAM जो सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है शिलोंग, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी है बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी बेंगलुरु में 63वां ESAM जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी का जो 63वां वार्षिक सम्मेलन है वो बेंगलुरु के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान में आयोजित हुआ। यानी कि आयोजन इसका 63वां हुआ कहाँ पर, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में कहाँ पर, तो जो एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। कब किया गया, तो 5 से 7 दिसंबर 2024 तक इसका आयोजन वहाँ पर हुआ। 1952 में स्थापित ISAM यानी कि जो इंडियन एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी है
ये एरोस्पेस मेडिसिन के लिए भारत की एकमात्र पंजीकृत सोसाइटी है। और सम्मेलन का जो विषय रखा गया, सम्मेलन की जो थीम थी वह थी अनुसंधान के लिए सहयोग। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। और बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ए ऑप्शन है ई मैप, बी ऑप्शन है ई ट्रेड, सी ऑप्शन है ई चालान और डी ऑप्शन है ई विज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई मैप पोर्टल का शुभारंभ किया या ई मैप पोर्टल को लॉन्च किया है। आगे अगर हम बात करें तो उपभोक्ता मामले विभाग निष्पक्ष व्यापार, उपभोक्ता संरक्षण और सभी हितधारकों का केंद्रीकृत डेटाबेस सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधि माप विज्ञान पोर्टल, जिसे ई मैप के नाम से जाना जा रहा है, इसको विकसित किया है। और इसका विकसित करने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है लाइसेंस जारी करने, सत्यापन करने और प्रवर्तन तथा साथ ही साथ अनुपालन के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना। यानी कि किसी भी प्रकार का लाइसेंस जारी करना हो इसी उपभोक्ता मामले विभाग निष्पक्ष व्यापार के अंतर्गत, और सत्यापन करना हो कुछ भी, प्रवर्तन एवं अनुपालन के जो प्रबंधन है उनकी जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको सरल बनाने के लिए ये जो पोर्टल है इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही साथ हितधारकों को कई राज्यों के पोर्टल पर पंजीकरण करने की आवश्यकता को भी समाप्त करना। यानी कि जो भी हितधारक रहते थे, जिनको कार्य रहता था, वो जिन भी राज्यों में उनको अपना कार्य रहता था उन राज्यों के वो पोर्टल पे पंजीकरण करते थे, जो कि अब अलग अलग राज्यों पर पोर्टल पर पंजीकरण करने की जो आवश्यकता होगी वो समाप्त हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ई मैप जो पोर्टल होगा उस पर वो अपना पंजीकरण कर सकेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीफ को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है? यानी कि किस राज्य सरकार के द्वारा बीफ को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया? तो ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी असम राज्य सरकार ने अपने राज्य में बीफ को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में असम के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, इन्होंने पूरे राज्य में बीफ की बिक्री पर बैन लगा दिया है। साथ ही साथ असम के जो भी होटल होंगे, रेस्टोरेंट होंगे और जो सार्वजनिक स्थान होंगे वहां पर गोमांस की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, पूर्णतः ये प्रतिबंध है। इसके साथ साथ अन्य कई जो राज्य हैं उससे पहले भी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और भी अन्य जो भी राज्य थे उन्होंने पहले ही अपने राज्यों में बीफ और जो गोमांस था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब जो असम है उसने भी अपने राज्य में प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसमें होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए और जो भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर बीफ की जो खरीद होगी और जो बिक्री होगी उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ है वो एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर गो मांस के साथ साथ भैंस का जो भी मांस है उस पर भी बैन लगा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अभी चर्चे में रहा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में चर्चे में देखा गया है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखिए। और अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? यानी कि जो सीताराम जी का जो विवाह है वो पंचमी महोत्सव वो कहाँ पर आयोजित होगा या कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, सी है भूटान और डी है म्यांमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल में सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया। डिटेल में बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं। और आगे अगर इसके बारे में जानें तो हाल ही में नेपाल का जो ऐतिहासिक शहर है जनकपुर, वहां पर भगवान राम और देवी सीता के विवाह की यादों में वार्षिक विवाह पंचमी उत्सव की मेजबानी की जाएगी। यानी कि जो नेपाल का जो शहर है जनकपुर, और जनकपुर के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं, भगवान राम और देवी सीता के विवाह की याद में अब वहां पर वार्षिक विवाह पंचमी उत्सव मनाया जाएगा। बात करें तो पहली बार विवाह उत्सव से पहले तिलकोत्सव मनाया जाएगा। यानी कि इस बार जो विवाह उत्सव होगा उससे पहले तिलकोत्सव भी आयोजित किया जाएगा, जो भगवान राम के देवी सीता के परिवार में औपचारिक रूप से शामिल होने का प्रतीक है।
तिलक समारोह के लिए जो सामग्री है वो जनकपुर में माता सीता के राजमहल में भी भेजी जाएगी, यानी कि जो जनकपुर है वहाँ पर माता सीता का जो राजमहल है वहाँ पर तिलक समारोह के लिए जो सामग्री है वो भेजी जाएगी। तो इस प्रकार से जो भगवान राम और देवी सीता जी का जो विवाह समारोह है, वो वार्षिक विवाह पंचमी उत्सव है, वो नेपाल में आयोजित किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।